नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ना आप खुद स्टॉक को रिसर्च करें, खुद इन्वेस्ट करें मार्केट में डायरेक्टली आफ्टर रिव्यूइंग और रीडिंग कंपनीज बैलेंस शीट, फाइनेंशियल या उनके बारे में पढ़ के उनके प्रोडक्ट के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। यदि कभी भी आपने ऐसा सोचा है ना, तो आपको एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। ये बुक लिखी है पीटर लिंच ने, जिन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में मैजेलन फंड के नाम से फंड मैनेज किया था 1977 से 1990 तक। और इस बीच इस फंड लेवल पे नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद उनका जो रिटर्न CAGR निकला था, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 29.2 यानी अराउंड 30% के आसपास का CAGR निकला था। जबकि उस सेम टाइम में इंडेक्स का जो रिटर्न था S&P 500 का, वो 15% था। तो यानी यदि हम इसको कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल के साथ देखें, तो यदि किसी ने इनके फंड की शुरुआत में जो भी पैसा लगाया होता, वो 1977 में 1977 की कंपैरिजन में 1990 में जाके 35 टाइम्स वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा होने के बाद, फंड में लगा होने के बावजूद भी ग्रो हो गया होता। तो इस बीच इसमें किस तरह के बाकी स्टॉक्स रहे होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हैं। बट ये बुक हमको इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि पीटर लिंच ने 15% की जगह 30% का रिटर्न इतने लंबे समय में दिया या मार्केट को काफ़ी बड़े डिफरेंस से आउट परफॉर्म किया। बल्कि ये बुक इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कैसे स्टॉक्स को देखा जाता है, क्या उसमें निटिग्रिटीज़ होती हैं, किस तरह के स्टॉक्स या कंपनीज होती हैं, और हर कंपनी को देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए, क्या उसमें हमें देखना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये सब बातें प्रोसेस बाय प्रोसेस इस बुक में पीटर लिंच ने एक्सप्लेन की हैं। और यही एक रीज़न है दोस्तों कि जब भी आप देखेंगे कि कभी भी टीवी पर इंटरव्यू आए या आप कभी कोई पॉडकास्ट देखें, तो वहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट से जब भी कोई टीवी एंकर या पॉडकास्टर ये पूछता है कि आप आम निवेशक के लिए कोई बुक बताइए जिससे वो अपनी इन्वेस्टिंग सीख सकें, तो उसमें इस बुक का नाम ज़रूर रहता है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इस बुक के बारे में टीवी में कोई भी एक्सपर्ट हो या कोई भी मार्केट एक्सपर्ट हो, वो रिकमेंड करता है जेन्युइनली। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं इस बुक को पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा मैंने इस बुक को पढ़ने के लिए सोचा है। और अब जबकि पढ़ने के लिए सोचा है, तो मैंने ये भी सोचा है कि ना केवल मैं इसको पढ़ूँगा, बल्कि इसकी जो लर्निंग्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, अलॉन्ग विथ इन सिंपल हिंदी, अलॉन्ग विथ इंडियन एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि मेरा अनुभव रहा है कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हो तो हो सकता है आपका उसमें लर्निंग जो है 1x 1 के आसपास रहे, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो आपकी लर्निंग ऑलमोस्ट 3x 4x हो जाती है। वाई? बिकॉज आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लर्निंग्स हैं, उसको अलग अलग डायमेंशंस में रख के देखते हो, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो एग्जाम्पल्स के साथ सोचते हो और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आप एग्जाम्पल सोचते हो। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको चैप्टर बाय चैप्टर एक बार रिव्यू करेंगे सारी लर्निंग्स को और समझेंगे, और उसके बाद में उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो एग्जांपल्स हैं उसके, वो भी एक बार हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे इस डिस्कशन में दोस्तों। सो ये थोड़ा डिस्कशन जैसा होने वाला है, रादर देन बीइंग अ समरी। और हर चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम बिना गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम जो दिया है पीटर लिंच ने, द एडवांटेज ऑफ डम्ब मनी दिया है वो दोस्तों। डम्ब मनी, एक्चुअली डम्ब का आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो मूर्ख होता है। तो मार्केट में ऐसा कॉन्सेप्ट माना जाता है कि भाई मार्केट में दो दो तरह की फंड्स होते हैं। एक होता है स्मार्ट मनी, जो फंड मैनेजर्स, हेज फंड मैनेजर्स, PMS वाले और जो बड़े निवेशक होते हैं, वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो स्मार्ट मनी माना जाता है, क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च करके, एनालाइज करके, रिव्यू करके इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो रिटेल निवेशक होता है जनरली किसी की टिप्स या सलाह पे निवेश कर देता है, और इसीलिए उसको डम मनी बोलते हैं। बट पीटर लिंच बोलते हैं ये जो पैसा जिसको आप डम मनी बोलते हैं, जो आम निवेशक को हम बोलते हैं कि वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो डम मनी है। बट ऐसा नहीं है। आम निवेशक के पास में आइडियली यदि वो करने जाए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट
देख कर रिसर्च करके, तो उसके पास फंड मैनेजर से ज़्यादा एडवांटेज होता है। दैट इज़ व्हाट पीटर लिंच एक्सप्लेन्स अस। और वो कैसे बोलते हैं कि भाई, अभी हम उस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पीटर लिंच यहाँ पे बोलते हैं कि जो सबसे पहली चीज़ आम निवेशक को करनी चाहिए वो ये है कि आंख बंद करके जो प्रोफेशनल्स हैं, फंड मैनेजर हो गए, एनालिस्ट हो गए, स्टॉक रिकमेंड करने वाले हो गए, इन लोगों की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करना आप बंद कर दीजिए। और आप अपना खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। इनको सुनना, वो स्टॉप ब्लाइंडली लिसनिंग का मतलब ही यही है कि हम जो भी इनके बोले हुए रिकमेंडेशंस है उस पर जब भी कोई एक्शन लें तो पहले रिसर्च करें, उसके बाद लें, तो आपके पास उनसे ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। कैसे रहेगा वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, पीटर लिंच बोलते हैं कि इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके आज ही अपने पूरे म्यूचुअल फंड बेच दीजिए और सारा पैसा डायरेक्ट स्टॉक में लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। बट पहले एक बात समझिए कि आपके पास क्या एडवांटेज है और कहाँ रिस्क में रिटेल इन्वेस्टर या आम निवेशक आता है। तो वो बोलते हैं कि भाई फंड मैनेजर जो होते हैं वो काफ़ी सारे रूल्स पॉलिसी प्रोसेस से घिरे होते हैं, उनको उनके अंदर ही काम करना होता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, फंड मैनेजर्स एक्चुअली पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, है ना, तो वो उसके एक ट्रस्टी हैं। तो वो किसी ऐसी जगह पे पैसा डालना पसंद नहीं करते जहाँ पे बहुत ही कंपनी छोटी हो, बहुत ज़्यादा रिस्क हो। फिर उसके बाद में उनके अपने रूल्स पॉलिसी के अंदर बनाए जाते हैं ताकि जो रिटेल जो इन्वेस्टर है उसका पैसा प्रोटेक्ट रहे, कि भाई प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड हो। जैसे आपने एक रूल सुना होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मैनेजर किसी स्टॉक को 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, जबकि आम निवेशक के लिए ऐसा नहीं है। यदि वो पाँच पाँच यदि वो 20 स्टॉक में बराबर से निवेश करता है तो हर स्टॉक में 5% का निवेश हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसका एक स्टॉक 10 गुना हो जाता है तो वो टोटल पोर्टफोलियो का 50% हो जाएगा। ऐसे केस में जहाँ फंड मैनेजर होगा, जैसे ही वो 10% से ऊपर होगा, 12% 13% होगा, तो वो उसको बेचने की चेष्टा करेगा। वेयरएज़ जो आम निवेशक है उसको जब तक कन्विक्शन है उस स्टॉक में रख अपने पास रख सकता है, और इसके कारण आम निवेशक का रिटर्न जो है वो फंड मैनेजर के रिटर्न से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो और दूसरे एग्जाम्पल हैं या जो दूसरे रीज़न हैं जो हमको वो एक्सप्लेन करते हैं, वो ये है कि भाई आम निवेशक इलिक्विड या फ्लेक्सिबल के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कि जो फंड मैनेजर है उसको बोला जाएगा कि जब आप छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए, जबकि एक आम निवेशक एक कंपनी 200 करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देगा। जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 200 करोड़ है, उसके ऊपर कभी भी कोई फंड मैनेजर देखेगा भी नहीं। लेकिन आम निवेशक को यदि कन्विक्शन है कि हाँ नहीं, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है और ये या किसी और इसकी पॉलिसी प्रोसेसेस अच्छी हैं, या आप उस इंडस्ट्री में काम ही कर रहे हो और ये कंपनी आपकी जो एम्प्लॉयर है उसकी कॉम्पिटिटर है, या इस तरीके के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं एक आम निवेशक को, क्योंकि वो ग्राउंड पे है। तो उसके कारण वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो 200 करोड़ वाली जो कंपनी है वो जब तक 2000 करोड़ की नहीं होगी तब तक फंड मैनेजर का उसमें तो ध्यान ही नहीं जाएगा। वेयरएज़ यहाँ पे जो आम निवेशक है वो अपना पैसा उसमें 10 गुना कर चुका होगा, 200 करोड़ से 2000 करोड़ होने में। 2000 करोड़ भी जब कंपनी होगी तो बहुत सारे फंड मैनेजर फिर भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ फंड मैनेजर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो दिस इज़ परफेक्ट एग्जांपल दोस्तों, जहाँ पे कि आम निवेशक जो है उसके पास में छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज होता है। दूसरी बात एक और आप पर्सपेक्टिव से समझिए कि जब आप एक आम निवेशक इन्वेस्ट करता है तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट करेगा ऐसी 200 करोड़ वाली कंपनी में। जब वो खरीदने जाएगा तो शेयर्स उसको आसानी से मिल जाएँगे। जबकि जो फंड मैनेजर है उसको पैसा ज़्यादा लगाना है। उसको पैसा ही एक बार में मान लीजिए 200 करोड़ वाली कंपनी कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगाना है। जहाँ वो 1% या 1.5% की शेयर होल्डिंग उसमें लेने जाएगा, तो क्योंकि वो उतने शेयर्स मार्केट में मान लीजिए अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उनका इम्पैक्ट कॉस्ट भी छोटे शेयर्स में हाई रहता है फंड मैनेजर्स का। तो इसीलिए भी वो छोटे शेयर्स में नहीं घुसते हैं। वेयरएज़ आप क्योंकि एक हम और आप आम निवेशक हैं, हमको उतना पैसा नहीं लगाना, तो ये जो ज़्यादा तेज़ बढ़ने वाली रिस्क वाली कंपनीज़ हैं, इनमें आप छोटा पैसा भी लगाते हो तो ये मल्टीफोल्ड हो जाता है। अगर
वो कंपनी में उतना पोटेंशियल है। साइमल्टेनियसली हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोर्टेलिटी भी इन्हीं के कंपनीज में होती है। 200 करोड़ वाली बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कभी 2000 करोड़ पहुंचती ही नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनी की संख्या ज़्यादा रहेगी। लेकिन यही एक बात है कि आपके पास में फिर ये भी एडवांटेज है कि आप ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। और यही रीज़न है दोस्तों कि इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जो पीटर लिंच बोलते हैं कि भाई आपको बस केवल करना इतना है आम निवेशक को कि हॉट टिप्स और स्मार्ट मनी क्या कर रही है उसको कॉपी करना, या हॉट टिप्स को कॉपी करना, या लोगों की रिकमेंडेशन को कॉपी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग रॉन्ग हो सकते हैं। और या फिर दूसरा, अगर वो रॉन्ग नहीं भी हैं तो वो कब एग्जिट कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आज वो टीवी पे हैं तो आपको बता रहे हैं कि एक स्टॉक अच्छा है, लेकिन कल को उनको कोई न्यूज़ मालूम पड़ी और वो बाहर हो गए, लेकिन आप वहीं स्टॉक में बैठे रह जाओगे तो भी आपको लॉस होगा। और तीसरी बात ये है जो हमने बात करी अभी, कि आपके पास में बेटर सोर्सेज हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो, या आप अगर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या आप उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कई बार होता है कि आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, वो प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको बाद में मालूम पड़ता है कि वो कंपनी लिस्टेड भी है। फिर आप अगर रिसर्च करते हो और आपको दिखता है कि नहीं, इसका वैल्यूएशन ठीक है या इसमें पोटेंशियल है, देन आप काफ़ी इनिशियल फेज़ में उस जर्नी में शामिल हो सकते हो। अभी जो हम बात कर रहे थे दोस्तों की 10x जो हो जाता है, वो हमारी नेक्स्ट लर्निंग हमको ऑथर बोलते हैं इसमें, कि आम निवेशक के पास में ये जो छोटी-छोटी कंपनीज़ में वो क्योंकि इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास में क्या ऑप्शन होता है कि वो बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दें। और उसमें यदि कुछ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि पीटर लिंच एक टाइम पे 1400 स्टॉक ओन करते थे। 1400 स्टॉक उनके फंड में थे, और उन्होंने ऐसे ही करके छोटी-छोटी कंपनियां जो उनको कन्विक्शन जिनमें दिखता गया, उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया, और उसमें कई कंपनियां 10 बैगर 20 बैगर यानी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, या 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, इस तरह की, और उससे भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज उनके पोर्टफोलियो में रही, एंड दैट वाज द रीज़न कि उनका जो अल्फ़ा है वो ऑलमोस्ट 100% रहा, क्योंकि 15% इंडेक्स के रिटर्न के सामने उनका ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न रहा। अब इसको वो बताते कैसे हैं, उसको वो ये बोलते हैं कि यदि आपका पूरे पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 स्टॉक हैं, 10 एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बताते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास में 2 पोर्टफोलियो, एक ही इन्वेस्टर बनाता है, एक स्ट्रैटेजी ए पोर्टफोलियो, एक दूसरा स्ट्रैटेजी बी पोर्टफोलियो है। स्ट्रैटेजी ए पोर्टफोलियो में वो 10 स्टॉक लेता है, 10 स्टॉक चूज़ करता है, और 10 में हज़ार-हज़ार डॉलर डालता है। और स्ट्रैटेजी बी स्टॉक में भी वो ये सारे 10 डालता है, लेकिन एक 11वां स्टॉक और डालता है। और जो ये 10 स्टॉक हैं, आप सामने लेफ्ट हैंड साइड की टेबल में देख पा रहे होंगे, कोई किसी कंपनी ने यहाँ पे कोका कोला, जनरल मोटर्स और केलॉग्स, ये पीरियड लिया है पीटर लिंच ने 1980 से 1983 के बीच का। उस पीरियड में इन कंपनीज ने इतना 60%, 58%, 62%, -38%, -36%, ऐसा करके इन 10 कंपनीज ने रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल जब आप कलेक्टिवली इन सारी कंपनी में 10 की 10 कंपनीज में अगर कोई स्ट्रैटेजी ए पोर्टफोलियो में $10,000 में से हज़ार डॉलर हर कंपनी में लगा देता है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आप देखोगे कि उसका प्रॉफिट जो है वो $1627 बना, यानी 16.27% का रिटर्न आया उसको एब्सोल्यूट टर्म में तीनों सालों में मिला के। जबकि इस पीरियड में यदि S&P 500 का रिटर्न आप देखोगे तो वो 40% है। तो पीटर लिंच खुद बोलते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बॉस एक कॉमन इन्वेस्टर होने का ये तो नुकसान है कि आप तो फिर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर देते, वहाँ 40% मिल जाता है, यहाँ तो आपको 16% मिला। लेकिन आप देखिए कि स्ट्रैटेजी बी में जस्ट एक स्टॉक उसने स्ट्रैटेजी बी पोर्टफोलियो में ऐड किया था, जो था शॉप एंड स्टॉप, जो पहले 1980 के टाइम पे $6 का हुआ करता था, और 1983 में वो $60 हो गया, ऑलमोस्ट 10 टाइम बढ़ गया उसका। 9x का प्रॉफिट रिटर्न रहा। तो जब हम उस ये 11 स्ट्रैटेजी बी में जो हमने पोर्टफोलियो बनाया, उसमें हमने ये 10 स्टॉक भी रखे और ये 11वां स्टॉक भी रखा। तो स्ट्रैटेजी बी का जो पोर्टफोलियो रिटर्न है, वो इस एक स्टॉक के कारण ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बजाय 16% के 96% हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि केवल एक स्टॉक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट परफॉर्म करने के कारण इस इन्वेस्टर ने, स्ट्रैटेजी बी पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर ने मार्केट को ऑलमोस्ट 56% से एब्सोल्यूट टर्म में बीट कर दिया, या यू कैन से कि आउट परफॉर्म कर दिया। तो दिस इज द मेजर क्रक्स व्हाट
दिस इज जस्ट अ लर्निंग, ये एक एग्जाम्पल है कि आप जब थोड़ा थोड़ा बहुत सारे स्टॉक्स में लगाते हैं और कोई पोर्टफोलियो कोई स्टॉक्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न आपको देता है, तो पोर्टफोलियो लेवल पे आपका जो रिटर्न है वो आउट परफॉर्म करता है मार्केट को। और इसके लिए अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे स्टॉक मिलना भी तो चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है, इसी चीज़ के लिए आप ये सीखते हैं, इन्वेस्टिंग को पढ़ते हैं। और इन्वेस्टिंग इज़ ऑल टुगेदर अ प्रोबेबिलिस्टिक गेम। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स रहेंगे, जब आप पढ़ेंगे करेंगे आपको लगेगा कि ये कंपनी में तो बहुत पोटेंशियल है, और लेकिन आप अपना पूरा पैसा उसमें नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो पोटेंशियल कब मार्केट रियलाइज करेगा, या इन टर्म्स ऑफ नंबर वो पोटेंशियल आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है, इसलिए हमेशा इन्वेस्टर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगा के रखते हैं, और कोई ना कोई स्टोरी जब चल जाती है तो वहाँ पोर्टफोलियो रिटर्न एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाता है। यदि आपको ये एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई हो, या आप एक लेमैन एग्जांपल से सोचिए कि एक एक हम मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लेते हैं और 40 अलग अलग छोटे छोटे स्टॉक्स में लगा देते हैं ढाई ढाई हज़ार रुपए, तो 2500 ईच। अब 3 साल या 2 साल हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई दो जो कंपनियां थी वो 10-10 गुना हो गई, और बाकी की जो सारी कंपनियां उन्होंने एवरेज 10% का ही ओवरऑल रिटर्न दिया। किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, लेकिन बाकी का जो 95,000 हमने इन्वेस्ट किए थे उसमें केवल 10% का प्रतिवर्ष हमको रिटर्न मिला है। या तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई 2 साल बाद हमने देखा कि 10.5% का रिटर्न मिला, तो 95,000 हमारा एक देखेंगे तो 95,000 के सामने 2 बार 9,500 का रिटर्न मिलेगा, 19,000 रुपये हुआ। लेकिन वो जो दो स्टॉक्स थे वो 10-10 गुना हो गए, यानी वो आपके 2,500 से 25,000 हो गए, यानी 50,000 उन दो कंपनियों का 50,000। और यहाँ इन 95% कंपनियों का जो प्रॉफिट है 9,500 ये आप छोड़ दोगे, तो आपका टोटल प्रॉफिट समवेयर अराउंड 69,000 हो जाता है 2 सालों में। तो आप देखोगे कि केवल दो कंपनियों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने के कारण आपका जो रिटर्न है वो 70% दिखता है ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे, है ना। आपको नहीं मालूम था शुरुआत में कि ये दो कंपनी कौन सी होंगी, या एक कंपनी कौन सी होगी, या दो होंगी या तीन होंगी, लेकिन मार्केट ऐसे ही काम करता है दोस्तों, प्रोबेबिलिस्टिक गेम होता है। आप देखेंगे, अब मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक आपको लाइव एग्जांपल बोलता हूँ। राकेश झुनझुनवाला, जो आप बोल सकते हैं कि सबसे टॉप आम निवेशक रहे हैं। शुरुआत उन्होंने जब जर्नी करी थी एक आम निवेशक के जैसी ही करी थी, बाद में वो सीखते गए और इन्वेस्ट करते गए। आप उनके पोर्टफोलियो में देखेंगे कि जो मेजर रिटर्न है 2001 में उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था, और 2016 में आईआईएम अहमदाबाद की एक स्टडी आई थी जिसमें उनका रिटर्न सीएजीआर रिटर्न 64% था। लेकिन उस 64% के रिटर्न का मेन जो कारण था वो ज़्यादातर टाइम टाइटन कंपनी था। आप आज भी देखेंगे, आज उनके फैमिली का पोर्टफोलियो उनके चले जाने के बाद भी 64,000 का टोटल 64,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक टाइटन, एप्टेक जो अब इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन हो गया है, कॉनकॉर्ड बायोटेक, स्टार हेल्थ और टाटा मोटर्स, ये मिलके ही 5 स्टॉक जो है 67% फॉर्म करते हैं दोस्तों। और 64,000 में से 15,000 करोड़ तो केवल टाइटन है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब इतने बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो रिटर्न आता है वो 4 या 5 बेट्स में आ रहा है, बाकी बेट्स में नॉर्मलाइज रिटर्न उनको आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये, अगर आपको, पहली बात तो ये सारा बेसिस रहेगा कि आप कितने अच्छे से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितनी लॉन्ग टर्म स्टोरीज को कैप्चर कर सकते हैं, उस पे आपका ओवरऑल सीएजीआर रिटर्न डिपेंड करेगा। मगर यहाँ पर ऑथर हमको ये बता रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में यदि एक या दो कंपनीज भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अल्फा जनरेट कर लेती हैं, तो पोर्टफोलियो लेवल के आपके रिटर्न को वो नॉर्मल जो फंड मैनेजर होता है उसके रिटर्न से कहीं आगे जाके बीट कर देते हैं, है ना। तो दिस वाज द लर्निंग टू कि 10 बेगर्स का जो इम्पैक्ट है वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न पे क्या रह सकता है। ये हमारा सेकंड लर्निंग थी। फिर थर्ड लर्निंग में पीटर लिंच बोलते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो ज़्यादातर 10 बेगर होते हैं, या 20 बेगर, 30 बेगर, 40 बेगर होते हैं, वो दरअसल वो स्टॉक होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काम लेते हैं।
तो आपके पास में एक कॉमन इन्वेस्टर के पास में उसको पहचानने का एडवांटेज ज़्यादा होता है बजाय किसी दूसरे इन्वेस्टर किसी फंड मैनेजर के पास, क्योंकि फंड मैनेजर के पास में वो स्टॉक तब पहुंचेगा जब उसके नंबर्स आना चालू हो जाएंगे, तब बहुत सारे फंड मैनेजर उसमें खरीदना चालू करेंगे और उस स्टॉक को महंगा कर देंगे। लेकिन आप जब उसका प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसकी सर्विसेज देख रहे हैं और आपके पास कन्विक्शन है, तो आप आज ही इन्वेस्ट करके उसकी जो ये शुरुआती रैली से आखिरी तक की रैली या बीच तक की रैली को आप कैप्चर कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, वो बोलते हैं कि जहाँ पे आप देखें, अगर वो एक एग्जांपल देते हैं पीटर लिंच की, जिन प्रोडक्ट्स में आपको ऑब्सेशन लगता है कि बॉस ये तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ यदि आप उनके स्टॉक्स में निवेश कर दें तो आपका क्या रिटर्न रहेगा। ये वैसे भी आपने बहुत सारे रील्स में भी ये कॉन्सेप्ट सुना होगा दोस्तों। ये इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल और लर्निंग के लिए आप इस बात को देखिए कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है अपने पीटर लिंच ने जो एग्जाम्पल दिया है, दो कंपनीज उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, डंकिन डोनट्स और एससीआई। ऐसे ही कि वो प्रोडक्ट उसका यूज़ कर रहे थे तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद में उन्होंने देखा कि वो लिस्टेड है और उसकी रिसर्च करके उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। एक तीसरी कंपनी का वो नाम लेते हैं LX करके, जो उनकी वाइफ ने उनकी वाइफ का नाम था कैरोलिन। उन्होंने उनको बोला कि भाई इसका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने देखा कि ये तो लिस्टेड कंपनी है, और जब उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया उसके बाद में वो 6 टाइम्स स्टॉक हो गया था दूसरी कंपनी में मर्ज होने के पहले। और वो पीटर लिंच बोलते हैं कि अगर वो दूसरी कंपनी में स्टॉक मर्ज नहीं हुआ था LX, तो ये मेरा अंदाज़ा था कि वो 50 टाइम्स भी जाता, लेकिन जब वो मर्ज हुआ तो उन्होंने हटा दिया। अब यही एक एग्जाम्पल के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिए कि ये एप्पल करके जो हमारा एक प्रोडक्ट हम लोग को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, या लोग बड़े उसके लिए ऑब्सेसिव रहते हैं। ऐसे एप्पल फ़ोन हो गया, या आइशर मोटर की जब रॉयल एनफील्ड, आपने इंडिया में सुना होगा कि 2002-2003 में वो बुलेट आई थी, या उन्होंने 1990s में उसको रॉयल एनफील्ड को एक्वायर कर लिया था, लेकिन उसमें उन्होंने अच्छी तरीके से उसको मार्केटिंग करके ब्रांडिंग करके बेचना जो चालू किया 2002-2003 के आसपास चालू किया। तो उस टाइम पे आइशर मोटर ने जब ये चालू किया, तो उस टाइम पे आइशर मोटर का जो शेयर था, मैं एक मिनट आपको दोस्तों, एक मिनट रुकिए, मैं आपको, हम लोग बात करते हैं कि कितना उसका शेयर था आइशर मोटर्स का। होल्ड ऑन अ सेकंड। तो 2000, ये यहाँ देख पाएंगे आप, 2002 या 3 में जो ये शेयर था, जिस टाइम पे ये रॉयल एनफील्ड आना चालू हुई थी, उस टाइम पे 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये का शेयर था, जो आज दोस्तों 5323 रुपये का है। ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ये शेयर बढ़ गया। या सेम स्टोरी राकेश झुनझुनवाला के साथ हुई कि 2001 में जब टाइटन उन्होंने लिया, तो उस टाइम पे बड़ा टाइटन के बारे में ये था कि ये कंपनी तो डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और 3 रुपये आज की एडजस्टेड वैल्यू, जो स्टॉक स्प्लिट और बहुत सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुए होंगे, वो एडजस्टेड वैल्यू जो है आज के टाइम की 3000 जो है वो वैल्यू है उस टाइम की, 2000 के टाइम की। और आज की डेट में यदि हम देखते हैं, तो आज की डेट की हमारी जो वैल्यू है वो अराउंड 3420, यानी ऑलमोस्ट 1100-1200 टाइम, ये 1100 टाइम्स ये स्टॉक्स भी हमारा परफॉर्म कर चुका है। फिर ऐसे ही करके यदि हम बात करें कि डी मार्ट हमको बड़ा, जिन्होंने डी मार्ट यूज़ किया होगा तो उनको डी मार्ट समझ में आया होगा कि डी मार्ट काफ़ी बढ़िया तरीके से उनका सप्लाई चेन काम करता था। और इनिशियली आप देखोगे तो 616 रुपये से लिस्ट हुआ था 2017 में, आज वो भी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो गया है दोस्तों, 8 सालों के अंदर ही। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। एशियन पेंट्स आप देखोगे, एशियन पेंट्स जो है वो 21 रुपये का शेयर था और आज 2200 रुपये का हो गया है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स इसमें भी रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो दोस्तों, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑथर बोलना चाहते हैं वो ये है कि ज़्यादातर आपको मल्टी बैगर वही कंपनियां मिलेंगी जिनके प्रोडक्ट में बहुत क्वालिटी होती है, उनके कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पसंद आते हैं, वही कंपनीज ज़्यादा अच्छा करती हैं।
दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में वो बोलते हैं कि यदि आप उन कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में यदि उतने का जितने का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उतने का स्टॉक आप खरीदना चालू कर दें तो आप काफ़ी अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। ये किसी ने एक स्टडी एक्स पर भी पोस्ट की थी दोस्तों, तो मैंने जस्ट यहाँ पे पेस्ट की है। आईफोन के बारे में आपने सुना होगा, आईफोन 2007 में आया था इनिशियली, $499 का उस टाइम हुआ करता था। यदि कोई व्यक्ति जिसने आईफोन को शुरुआत में देख लिया और उसको आईफोन से काफ़ी लगाव रहा, उसने आईफोन का हर मॉडल खरीदा होगा। आईफोन, आईफोन 3GS एंड देन 4 4 और 4 से लेके 5 देन 7 8 11 12 14 15 16। तो ये सारे जो आईफोन उन्होंने खरीदे होंगे वो सारे आईफोन मिला के भी $11,000 के होंगे। लेकिन उतना ही पैसा यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों, तो वो जो इन्वेस्ट किया हुआ फंड है वो आज की डेट में दोस्तों आपका जो रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज समवेयर अराउंड $16,76,816। तो आपने $11,000 लगाए थे जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि बढ़ के 16 लाख हो गए। तो ये सब स्टोरीज हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर एक प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है बस जाके उसका शेयर खरीद लेना चाहिए। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल कि जो यहाँ पे जो पीटर लिंच ने जो लर्निंग शेयर करी है वो कैसे एग्जाम्पल्स के साथ में बैक होती है। दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। फिर उसके बाद में पीटर लिंच बोलते हैं कि एक और एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक उनके फ्रेंड का एग्जाम्पल वो देते हैं, हैरी हाउंडसाउथ करके एक किरदार का नाम उन्होंने दिया है, जो जिसकी वाइफ जो है वो कोई एक प्रोडक्ट के बारे में उनसे जिक्र करती है। वो भी फंड मैनेजर थे, हैरी हाउंडसाउथ, और वो कोई कंपनी में रिसर्च कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपना जो उनके फाइनेंशियल होते हैं उसके बेसिस पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं। और हैरी हाउंडसाउथ तो उनकी वाइफ जो है वो बोलती है कि ये द लिमिटेड करके एक शोरूम है, यहाँ पे से मैंने जो कपड़े खरीदे हैं तो बड़े बढ़िया कपड़े मिले हैं, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट मिला है, तो ये तो जो है बढ़िया कंपनी है। तो वो उनको उल्टा डांट देते हैं कि बॉस तुम क्या मेरे को तुम बता रही हो, मैं अपना यहाँ पे पैसा बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, स्टॉक देख रहा हूँ दूसरा, और यहाँ तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। वेरएज वो स्टॉक जो है उस टाइम पे 9 सेंट का था जिस टाइम पे उनकी कंपनी ने ये फीडबैक दिया था, उनकी वाइफ ने ये फीडबैक दिया था। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 9 सेंट का जो स्टॉक है वो बढ़ बढ़ के वो $50 पहुंच जाता है। और तब जाके ये हैरी हाउंडसूट जी को वो कंपनी नज़र आती है। फिर वो अपनी वाइफ को बोलते भी हैं कि यार वो तो उस दिन कंपनी बता रही थी ना कि बड़ी बढ़िया कंपनी है, वो उसका स्टॉक मार्केट में सब लोगों ने रिकमेंड किया है और वो $50 तक चला गया है, मालूम है, मैं उसको ले रहा हूँ अपने फंड के लिए। तो वो उस टाइम उसकी उनकी पत्नी फिर बोलती है कि वो कंपनी है, अरे वो वहाँ तो मैंने अपना स्टॉक इन्वेस्ट वहाँ पे तो अपना परचेजिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो उनके पास उतने नए प्रोडक्ट भी नहीं मिलते और उनके पास में उतनी रेंज भी नहीं है। तो वो अब तो उनसे अच्छे प्रोडक्ट दूसरे स्टोर पे मिलते तो मैं वहाँ पे जाके लेती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला तेरे एक नहीं खरीदने से क्या वो स्टोर बंद हो जाएगा, मैं तो उसका स्टॉक ले रहा हूँ, आगे बढ़ेगा। $50 पे उन्होंने वो स्टॉक खरीदा और बाद में वो स्टॉक जो है वो $16 पे दोस्तों आ गया। तो वो तो ये 2 बार इस हैरी हाउंडसूट ने गलती करी जनरल पब्लिक के फीडबैक को अवॉइड करके, ये जो कि उनकी खुद की वाइफ थी। एक बार उन्होंने वो स्टॉक नहीं लिया, 9 सेंट से वो स्टॉक $50 तक चला गया और बाद में उस कंपनी का डाउनफॉल आया। उन्होंने कुछ गलत प्रोडक्ट या तो चुन लिए होंगे या मार्केट में कंपटीशन आ गया, तो वो $50 पे जब वो स्टॉक को खरीदना चालू किए तो वो स्टॉक केवल $16 पे रह गया। तो दिस वाज ऑल द स्टोरी विद रिगार्ड टू दिस लर्निंग, कि जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है वही प्रोडक्ट दरअसल आपका पोटेंशियल मल्टीबैगर है और आप उसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आप उसके बारे में पहले पूरा रिसर्च कर लें और देख के, और फिर उसके बाद में उसमें आपको निर्णय लेना है, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि ये सेम लाइन पे, हाँ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था, सेम लाइन पे आप देखेंगे पेटीएम हम लोगों ने सभी ने यूज़ किया था और पेटीएम हमको आसपास बड़ा दिखता भी था, लेकिन वो पेटीएम जो
रुपए पे लिस्ट हुआ था, शुरुआत में खुला ही 1560, उसके बाद में 2000 तक गया और आज की डेट में 500 के नीचे से जाने के बाद 884 रुपये पे अभी आ गया है। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में नेगेटिव रिटर्न है। तो ये पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल है उसमें और किस वैल्यूएशन पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके बाद अपना डिसीजन लेने से पहले केवल ऐसे ही जस्ट बिकॉज कि कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उसमें आपको नहीं घुसना है। और यही हमारी लर्निंग 4 है। इस लर्निंग 4 में जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हम बात भी अभी कर रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा लगना, कंपनी का प्रोसेस या पॉलिसी अच्छा होना, ये केवल एक ट्रिगर है। ये ट्रिगर के बाद में वो कंपनी यदि लिस्टेड है तो वो ये दो कॉम्बिनेशन कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है या लोग बहुत अच्छे हैं, प्लस वो मार्केट में लिस्टेड भी है, ये दो कॉम्बिनेशन आपको ट्रिगर देते हैं कि आपको और उसको पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि क्या उसमें उतना पोटेंशियल है या उसका जो अभी वैल्यूएशन है क्या वो उस लायक है कि हम उसको खरीद पाएँ। एक एग्जांपल और आप देखिए कि नायका करके जो कंपनी थी, उसका प्रोडक्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता था और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उसके, लेकिन उसका भी वैल्यूएशन जो है वो जब उसका वैल्यूएशन ही उतना ज़्यादा था जिस टाइम पे वो मार्केट में आया कि वो उसके बाद में इन्वेस्टर्स को उस लेवल का रिटर्न नहीं दे पाया आज की डेट तक, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड देन तो अकॉर्डिंगली आंख बंद करके हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। और दूसरा लर्निंग जो पीटर लिंच इसमें चैप्टर में देते हैं वो ये है कि यदि आप किसी बिजनेस को समझते नहीं हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है बहुत ही फैंसी और बहुत ही फैसिनेटिंग और जार्गन टाइप के वर्ड वाली कंपनीज आपको दिखाई जा रही हो, तो उससे मतलब नहीं है। हमको अल्टीमेटली सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, क्या हम और आगे इस इसी बुक के बाकी की जो लर्निंग सेक्शन है दोस्तों, उसमें आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें पीटर लिंच बताते हुए नज़र आएंगे कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको कंपनी को एनालाइज करना है, रिव्यू करना है। तो उसके माध्यम से आप एक कंपनी को इस बुक के एंड होने तक रिव्यू करना अच्छे से सीख जाएंगे। जस्ट ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो 4 लर्निंग्स थी, ये हमने आज डिस्कस की हैं। तो आगे जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है दोस्तों, तो अगले चैप्टर्स का भी मैं वीडियो बनाऊंगा और इसी वीडियो सीरीज में उसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक प्लीज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो या कोई और आपका सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कंपनीज़ यदि करंट मार्केट में यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई कंपनीज़ है जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मार्केट में लिस्ट भी है और उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में डालिएगा इस वीडियो के। धन्यवाद।